हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडिया अनवील्ड पॉडकास्ट। अगर आप हमारे पिछले एपिसोड को याद करें तो हमने समझा कि अशोक कौन थे और कैसे उन्होंने द 9 अननोन जैसी एक मिस्टीरियस सीक्रेट सोसाइटी बनाई। आज हम उससे एक कदम आगे बढ़ते हैं, वो कदम जहां से अशोक की कहानी फिक्शन की दुनिया में उतर गई और एक इंग्लिश राइटर के कलम से दुनिया तक पहुंची। टलबॉट मंडी, ये नाम आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम इनके जीवन के अनहर्ड चैप्टर्स, उनके ट्रैवल्स के एक्सपीरियंसेस और कैसे उन्होंने एक एडवेंचर को मिस्टिसिज्म के साथ मिलाकर अपनी बुक्स को एक ऐसे राज से भर दिया जो लोगों को हैरान करता है। तो चलिए अपनी इमेजिनेशन के इंजन को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आज हम मंडी के सफर को अपने नजरिए से देखेंगे, उनका बचपन, उनका भारत का सफर और द 9 अननोन का क्रिएशन। सो लेट्स डाइव इन। मंडी का जन्म 1879 में इंग्लैंड में हुआ था। एक ऐसा लड़का जो इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में बड़ा हुआ, एक ऐसे दौर में जब दुनिया बदल रही थी। बचपन से ही उनकी क्यूरियोसिटी और दुनिया को समझने की इच्छा उन्हें सबसे अलग बना दी थी। हम बात कर रहे हैं 19th सेंचुरी इंग्लैंड की, जहां एक तरफ विक्टोरियन सोसाइटी अपने हाई मोरल्स और रूल्स को फॉलो करती थी और दूसरी तरफ दुनिया के नए नए पार्ट्स को अपने एम्पायर के अंडर लाती जा रही थी। मंडी का एक्चुअल नाम विलियम लैनकास्टर गिब्बन था। जैसे जैसे उनकी लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते गए, उन्होंने अपना नाम बदलकर टलबॉट मंडी के नाम से लिखना शुरू कर दिया। मंडी की दुनिया इंग्लैंड के अंदर घुटने वाली थी। वो विक्टोरियन रूल्स से परेशान थे, जो उन्हें एक सफर पर ले गया। मंडी ने अपनी पहली जॉब छोड़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें मोनोटोनी से नफरत थी। मंडी अपने फैमिली एक्सपेक्टेशन से भाग गए, सिर्फ अपने दिल की सुनने के लिए। उन्होंने इंग्लैंड से अफ्रीका और इंडिया का सफ़र किया। और दोस्तों, ये सफ़र एक फिजिकल जर्नी नहीं थी, ये एक अंदर से बदलने की जर्नी थी, जिसमें मंडी को एक नई दुनिया मिली, जिसमें कल्चर, रिलीजन और मिस्टिसिज्म की बातें थी। जब मंडी इंडिया में आए तो उन्होंने वहाँ के साधु सन्यासी और उनकी मिस्टिकल लाइफ को देखा। मंडी, जो एक लॉजिकल और वेस्टर्न एजुकेशन वाले थे, उन्होंने पहली बार देखा कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक जिंदा एक्सपीरियंस थी। मंडी के लिए यह एक शॉक था, एक रिवलेशन था। इंडिया अपने कलर्स, अपने बाजार, अपनी धार्मिक संस्कृति के साथ मंडी को अंदर से बदल रहा था। जब आप किसी जगह की धरती पर पहली बार अपना कदम रखते हो तो आप अपने साथ अपने सोच का एक पूरा भंडार लेकर आते हो, मगर जब आप वहां के विचार, वहां के राज और स्पिरिचुअलिटी में डूब जाते हो तब आप बदलने लगते हो। मंडी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपनी कल्पना को उन एंशिएंट फिलॉसफीज के साथ मिला दिया जो उन्होंने अपने सफ़र के दौरान सीखी थी। कॉलोनियल दौर का एक बड़ा पैराडॉक्स था। ब्रिटिश लोग इंडिया पर रूल करते थे, मगर उनके लिए यह ज़मीन एक मिस्ट्री थी। वेस्टर्नर्स को ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी एक पजल लगती थी, एक ऐसा राज जो दुनिया को समझ में नहीं आता था। मंडी ने यही देख लिया था। उनके लिए ईस्ट एक एडवेंचर था, लेकिन एक स्पिरिचुअल जर्नी भी थी। मगर एक सवाल आपको हमेशा चुभेगा, क्यों वेस्ट को ईस्ट इतना रहस्यमय लगता था? मंडी ने अपनी किताबों में इन्हीं क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया। ब्रिटिशर्स को सिर्फ राज नहीं करना था, उन्हें समझना था कि कैसे इंडिया अपनी हिस्ट्री को इतनी गहराई से संभाल कर रखा है। और यह आइडिया मंडी के द 9 अननोन में बार बार दिखाई देता है। टलबॉट मंडी ने अपनी वर्क के जरिए एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खोला जिसमें आपको एक एडवेंचर मिलता है, लेकिन साथ साथ में स्पिरिचुअलिटी और मिस्ट्री के रहस्यमय सिंबल्स भी मिलते हैं। उनका लिखने का स्टाइल एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस था, जो कॉलोनियल पॉलिटिक्स और वेस्टर्न फैसिनेशन को भी समझने की कोशिश करता था। अब हम आते हैं उस मास्टरपीस की तरफ जिसने टलबॉट मंडी को इमॉर्टल कर दिया, द 9 अननोन। ये कहानी अशोक की लेगेसी को लेकर चलती है, जिसमें साइंस, मैजिक और मिस्टिसिज्म को एक दूसरे से मिलाया गया है। पर एक सवाल जो हमेशा हर रीडर के मन में आता है, द 9 अननोन क्या एक फिक्शनल कहानी है या सच का एक हिस्सा? मंडी ने इस कहानी को लिखने के लिए सिर्फ अपनी इमेजिनेशन का सहारा नहीं लिया था, उन्होंने हिस्टोरिकल रिसर्च भी की थी, जो आज तक रीडर्स को अमेज करती है। मंडी के लिखने का एक तरीका था, वो रियल और अनरियल के बीच एक पतला सा बाउंड्री बना देते थे।
मंडी के रीडर्स को हर पल ये डाउट होता था कि क्या वो एक सच्ची कहानी पढ़ रहे हैं या सिर्फ एक कल्पना। यही सस्पेंस मंडी के स्टोरीज को ज्यादा इंटरेस्टिंग रखता है। द नाइन अननोन एक ऐसी किताब है जिसमें सिर्फ एडवेंचर्स नहीं है बल्कि डीप सीक्रेट्स ऑफ नॉलेज भी है, साइंस, स्पिरिचुअलिज्म और मिस्ट्री जो कभी फुली सॉल्व नहीं हुई, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी सुना था। अगर हम आज के एडवेंचर और मिस्टिकल फिक्शन की बात करें तो मंडी का असर हर जगह दिखाई देता है, चाहे इंडियाना जोन्स हो या द डा विंची कोड। मंडी के राइटिंग्स ने एक ऐसा टेम्पलेट बनाया है जिसमें हिस्ट्री, एडवेंचर और मिस्ट्री एक साथ लाया गया है। मंडी के बाद बहुत राइटर्स ने अपनी स्टोरीज को अननोन या हिडन नॉलेज की थीम्स पर बेस किया। उनका ये स्टाइल रीडर्स को कहानी के रूप में सिर्फ दुनिया के राज बताने का नहीं है, बल्कि उन्हें चैलेंज करते हैं कि वो अपने अंदर के राज को भी समझने की कोशिश करें। भारत में 19वीं सेंचुरी के दौरान काफ़ी चर्चे हुए कि अशोक के दौरान कुछ ऐसी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी थी जो एडवांस्ड नॉलेज को अपने पास रखते थे, जैसे साइंस, अल्केमी और वॉर स्ट्रैटेजीज और कल्ट नॉलेज। ये सोसाइटीज़ को लगता था कि अगर ये नॉलेज दुनिया में किसी के हाथ लग गया तो दुनिया खतरनाक बन जाएगी। अशोक जैसे एम्परर का ऐसा डिसीजन कहीं ना कहीं समझ में आता है। उन्होंने कलिंग के बाद वॉर को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। वो कभी लड़ाई नहीं की और शायद उन्हें लगा कि इंसान की डिस्ट्रक्टिव नॉलेज को एक जगह रोक कर रखा जाए। मंडी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने भारत में स्पिरिचुअलिटी को समझने के बाद लिखना शुरू किया। मंडी ने यह देखा कि भारत की स्पिरिचुअलिटी में एक डेप्थ थी जो वेस्टर्न थॉट के लिए अनइमेजिनेबल थी। वो ऐसे समय में इंडिया में आए जब ब्रिटिश राज अपने हाइट पर था। ब्रिटिश लोग स्पिरिचुअलिटी को समझ नहीं पाते थे, पर मंडी का नजरिया अलग था। उन्होंने इंडिया की स्पिरिचुअलिटी को, उसकी डाइवर्सिटी को और उसके राजों को अपनी राइटिंग में समेट दिया। हिस्ट्री में ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं जहां सीक्रेट सोसाइटीज़, लॉस्ट लाइब्रेरीज और छुपी हुई बुक्स की बात होती है जो दुनिया के सबसे बड़े ट्रुथ्स को छुपाए रखी हैं। चाहे वो एंशिएंट इजिप्ट के लॉस्ट स्क्रोल्स हो या वेटिकन के सीक्रेट आर्काइव्स या नालंदा यूनिवर्सिटी। ये कॉन्सेप्ट मंडी के टाइम से लेकर आज तक लोगों की इमेजिनेशन में जिंदा है। मंडी के द नाइन अननोन का कॉन्सेप्ट एक मॉडर्न मिथ बन गया है। आज भी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये कहती हैं कि अशोक के टाइम के जो लोग थे उनकी लीनेज अब भी उन हिडन नॉलेज को संभाल कर रखे हुए हैं। अक्सर एडवेंचर फिक्शन में वुमेन का रोल सेकेंडरी होता है, लेकिन मंडी ने इस ट्रेंड को चैलेंज किया। उन्होंने अपनी कहानियों में स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया। उनका पोर्ट्रेयल कभी भी स्टीरियोटिपिकल नहीं था। वो इंटेलिजेंट, रिसोर्सफुल और कॉम्प्लेक्स थे। कैरेक्टर्स जैसे कि रानी ऑफ काशी और ऐसे और फीमेल फिगर्स मंडी की कहानियों में पिवटल रोल्स निभाते थे। ये कैरेक्टर्स ना सिर्फ मेल प्रोटैगनिस्ट्स को चैलेंज करते थे, बल्कि कहानियों में डेप्थ और न्यूआंस भी लेकर आते थे। मंडी ने यह दिखाया कि वुमेन भी एडवेंचर और नॉलेज की दुनिया का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। मंडी का काम और उनकी कहानियों में ईस्टर्न फिलॉसफीज का प्रभाव देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और योग के कॉन्सेप्ट्स को भी अपने नैरेटिव्स में इनकॉर्पोरेट किया। ये एलिमेंट सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं है, बल्कि उनकी कहानियों का एक इंटीग्रल पार्ट है। मंडी का इन्फ्लुएंस सिर्फ लिटरेचर तक नहीं, बल्कि उनकी कहानियों ने मॉडर्न मीडिया को भी इंस्पायर किया। आज के फिल्म मेकर्स और स्क्रीन राइटर्स काफी हद तक मंडी के आइडियाज से प्रभावित हुए हैं। फिल्म्स जैसे टॉम रेडर और सीरीज जैसे लॉस्ट ने भी मंडी के एडवेंचर और मिस्टिसिज्म को इनकॉर्पोरेट किया। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे कैरेक्टर्स क्यों बनते हैं जो हिडन नॉलेज को ढूंढते हैं? ये सब मंडी के कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से ही शुरू होता है। मंडी के कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन सोसाइटी, सीक्रेट नॉलेज और मिस्टिकल एडवेंचर्स ने पॉप कल्चर को एक नैरेटिव डिफाइन किया। आज भी जब हम किसी मूवी या सीरीज को देखते हैं जहां मिस्ट्री और एडवेंचर होती है, तो हम मंडी के इन्फ्लुएंस को महसूस करते हैं। आज की दुनिया में मंडी के थीम्स और आइडियाज़ का रेलेवेंस और भी बढ़ गया है। नॉलेज का पावर, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट और इंसानियत के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब इश्यूज आज भी हमारे सामने हैं। मंडी ने हमेशा ये चैलेंज दिया है कि क्या हम अपने पास रखी नॉलेज को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ कर रहे हैं? क्या हम हिडन ट्रूथ्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं या हम सिर्फ सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन तक सीमित हैं? मंडी का काम सिर्फ एक हिस्टोरिकल रेफरेंस नहीं, बल्कि एक गाइड भी है जो सिखाता है कि नॉलेज को कैसे एक्सप्लोर करना है। आप कैसे अपने अंदर झांक सकते हो और अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, और आपने अगर अपने आप को एक्सप्लोर कर लिया तो 90% ऑफ द वर्ल्ड आप एक्सप्लोर कर ही लोगे। वो हमें इंस्पायर करते हैं कि हम भी खुद से क्वेश्चंस पूछें और सीखें। मंडी ने अपनी कहानियों में विविड इमेजरी और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस का इस्तेमाल किया। उनकी कहानियों का हर कैरेक्टर, हर लोकेशन और हर इवेंट
ऐसा लगता है जैसे वो रियल लाइफ से उठाए गए हैं। ये टेक्निक उनकी कहानियों को और ज़्यादा एंगेजिंग और इमर्सिव बनाती है। क्या आपने कभी द सीक्रेट ऑफ डेजर्ट पढ़ी है? टिलबॉट मंडी की। वहाँ की सैंड, ड्यून्स और ओएसिस के डिस्क्रिप्शंस आपको ऐसा फील कराएगी मानो आप खुद वहीं पहुंच गए हो। मंडी ने डायलॉग राइटिंग में भी अपना एक यूनिक स्टाइल डेवलप किया। उन्होंने कैरेक्टर्स के बीच की कॉन्वर्सेशंस को इतना नेचुरल और रिलेटेबल बनाया कि रीडर्स को लगता था जैसे वो भी उन कॉन्वर्सेशंस का ही हिस्सा है। ये टेक्निक उनकी स्टोरी टेलिंग को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है। उनकी पॉपुलर किताबों के अलावा उनकी कुछ लेसर नोन वर्क्स भी हैं जो उनके राइटिंग स्टाइल और फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करती हैं, जैसे किंग ऑफ द खैबर राइफल्स जो उन्होंने 1916 में लिखी थी। इसमें उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के एडवेंचर्स और उनके मोरल डिलेमास को एक्सप्लोर किया। दूसरी है द वैली ऑफ द किंग्स जो इजिप्ट की एंशिएंट हिस्ट्री और मिस्ट्रीज को दिखाती है। ये किताब उनके ट्रैवल एक्सपीरियंसेस और रिसर्च का रिजल्ट है, जहां उन्होंने एंशिएंट इजिप्ट के राज को अनकवर करने की कोशिश की। मंडी की ये लेसर नोन वर्क्स उनकी ओवरऑल लिटरेरी लेगेसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जब ये अपने राइटिंग करियर की शुरुआत कर रहे थे, उस समय दुनिया के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में बहुत चेंजेस हो रहे थे। ब्रिटिश कोलोनियलिज्म, वर्ल्ड वॉर I और कल्चरल एक्सचेंजेस ने उनकी राइटिंग को प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस किया। मंडी के समय में ब्रिटिश एम्पायर अपने पीक पर था और उनका भारत के साथ रिश्ता कॉम्प्लेक्स था। वो एक तरफ कॉलोनियल पावर्स को रिप्रेजेंट करते रहे, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने इंडियन कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का डीप अप्रिशिएशन दिखाया। इस कॉन्ट्रास्ट ने उनकी कहानियों में एक ड्यूअलिटी क्रिएट की जो रीडर्स को काफ़ी कुछ सोचने पे मजबूर करती थी। ये सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट उनकी कहानियों में भी दिखता है। द नाइन एंड नो जैसे वर्क्स में मंडी ने कॉलोनियल एटीट्यूड्स, कल्चरल अप्रोप्रिएशन और नॉलेज के यूज को चैलेंज किया है। उनकी कहानियां सिर्फ एडवेंचर नहीं बल्कि एक क्रिटिकल कमेंट्री है जो उनके समय की सोशल इश्यूज को हाईलाइट करती हैं। इनका स्टाइल सिर्फ इंडियन कल्चर से नहीं बल्कि पूरे ईस्टर्न लिटरेचर से इंस्पायर्ड है। उन्होंने पर्शियन, अरबिक, चाइनीज टेक्स्ट का भी ज्ञान लिया जो उनकी राइटिंग्स को और भी एनरिच्ड बनाता है। उनकी कहानियों में कई बार ऐसे एलिमेंट्स का जिक्र हुआ है जो ईस्टर्न फेबल्स और फोकलोर से जुड़े होते हैं। अगर आप द एलिफेंट गॉड पढ़ेंगे, इसमें मंडी ने हिंदू मैथोलॉजी को इंक्लूड किया है और कैसे उनकी कहानियों में एंशिएंट विजडम और मॉडर्न एडवेंचर को मिला दिया है, ये दिखाया गया है। मंडी ने यह दिखाया कि लिटरेचर एक ऐसी जर्नी है जो कल्चर्स और ट्रेडिशंस को क्रॉस करती है। उनके काम में ईस्टर्न और वेस्टर्न लिटरेचर का एक यूनिक फ्यूजन है जो उनकी स्टोरी टेलिंग को और भी पावरफुल बनाता है। आज हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं जहां नॉलेज को कैसे एक्सेस और यूज किया जाता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मंडी का ये मैसेज हमेशा याद रखना चाहिए कि नॉलेज का यूज इंसानियत के भलाई के लिए होना चाहिए। मंडी का पर्सनल बिलीफ सिस्टम उनकी राइटिंग्स में अच्छे से दिखता है। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में समझाया है। उन्होंने अपने लाइफ में भले ही काफ़ी स्ट्रगल्स देखे, पर उन्होंने हमेशा पॉजिटिविटी और होप को अपने मैसेजेस में इंक्लूड किया। उनका ये मानना था कि लाइफ की हर चैलेंज एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। ये फिलॉसफी सिर्फ उनकी कहानियों तक सीमित नहीं है बल्कि ये उनका पर्सनल मंत्र भी था। मंडी ने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा और उन्हें अपनी कहानियों में इंटीग्रेट किया। आज के लिसनर्स के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि हर एक्सपीरियंस, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, कितना भी खराब क्यों ना हो, एक लेसन होता ही है अगर आप उसे उस नजरिए से देखो। मंडी ने अपने काम में सिंबलिज्म का इस्तेमाल किया जो उनकी कहानियों को और भी लेयर्ड बनाता है। ये सिंबलिज्म उनकी कहानियों के थीम्स और मैसेजेस को बेहतर समझने में मदद करता है। हर एक सिंबल एक डीपर मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है जो रीडर्स को सोचने पर मजबूर करता है। जैसे कि द नाइन अननोन में मंडी ने 9 का नंबर सिर्फ एक ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन नहीं बल्कि नॉलेज और उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सिंबल भी बनाया। हर अननोन का एक अलग पर्सपेक्टिव है जो इंसानी समझ और उसकी लिमिटेशंस को दिखाता है। ये सिंबल सिर्फ कहानी को एनरिच नहीं करते बल्कि रीडर्स को भी इस एक्सप्लोरेशन में शामिल करते हैं। उन्होंने इस तरह से नॉलेज की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाया और ये भी बताया कि हर नॉलेज का एक एथिकल डायमेंशन भी होता है। इसके अलावा मंडी की कहानियों में नेचर भी एक इम्पॉर्टेंट सिंबल है। नेचर की ब्यूटी और ब्रुटैलिटी दोनों को उन्होंने हाईलाइट किया है जो कैरेक्टर्स के इंटरनल स्ट्रगल्स का रिफ्लेक्शन है। जब कैरेक्टर्स नेचर के चैलेंजेस से जूझते हैं तो ये उनकी खुद की आइडेंटिटी और उनके बिलीफ्स का भी एक एग्जामिनेशन होता है। मंडी की राइटिंग पर बहुत सारे फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंसेस हैं
जैसे कि फ्रेडरिक नीच की एग्जिस्टेंशियलिज्म, ईस्टर्न फिलॉसफीज जैसे बुद्धिज्म और हिंदुइज्म, और इवन सम वेस्टर्न मिस्टिक्स। उन्होंने फिलॉसफीज को अपने नैरेटिव्स में बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट किया, जिससे उनकी कहानियां न सिर्फ एंटरटेनिंग बन गई बल्कि थॉट प्रोवोकिंग भी बनी। ये इन्फ्लुएंसेस उनके कैरेक्टर्स के डिलेमास और उनके डिसीजंस को समझने में काफ़ी हेल्प करते हैं। मंडी की लिखी एक बुक है द मैन हू न्यू। इस किताब में मंडी ने एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस को एक्सप्लोर किया है, जैसे कि नॉलेज की नेचर, पावर का इस्तेमाल और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सब थीम्स उनकी राइटिंग को टाइमलेस बनाती हैं, क्योंकि आज भी ये क्वेश्चंस हमारे लिए रेलेवेंट हैं। टिलबॉट मंडी की लाइफ और राइटिंग का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उनका रिलेशनशिप विद कॉलोनियलिज्म भी है। उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल पावर को रिप्रेजेंट किया, लेकिन साथ ही उन्होंने ईस्टर्न कल्चर्स की तरफ रिस्पेक्ट भी दिखाई, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। ये ड्युअलिटी उनकी राइटिंग्स को कॉम्प्लेक्स बनाती है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इनकी कहानियों के भी दो पहलू होते हैं। इनकी कहानियों में कॉलोनियल एटीट्यूड्स का एनालिसिस भी होता है। उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट किए जो अपने कल्चरल बैकग्राउंड से इन्फ्लुएंस होते हैं और इस प्रकार कॉलोनियल माइंडसेट को चैलेंज करते हैं। द नाइन अननोन किताब में उन्होंने नॉलेज को एक पावरफुल वेपन के रूप में दिखाया है, जो एक कम्युनिटी तक सीमित है बल्कि ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ये कहानियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि नॉलेज का यूज कैसा होना चाहिए। मंडी ने यह बताया कि नॉलेज सिर्फ एक प्रिविलेज नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मंडी के राइटिंग्स में एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है। उनके कैरेक्टर्स अक्सर एक्सटर्नल चैलेंजेस से जूझते हैं, लेकिन उनका असली स्ट्रगल इंटरनल होता है। ये ड्युअलिटी उनकी स्टोरी टेलिंग का कोर है। जैसे ही कैरेक्टर्स फिजिकल लैंडस्केप्स में एडवेंचर करते हैं, वैसे ही वो अपने इनर डीमन से भी जूझते हैं। इस जर्नी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ट्रेजर या नॉलेज का एक्विजिशन नहीं है, बल्कि सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ है। द नाइन अननोन में हम देखते हैं कि कैसे कैरेक्टर्स अपने बिलीव्स और वैल्यूज को चैलेंज करते हैं और अपने आप को समझाते हैं। उन्होंने हमेशा यह क्वेश्चन किया है कि क्या सही है और क्या गलत है, और कैसे पावर का इस्तेमाल इंसानियत के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। उन्होंने खुद के कैरेक्टर्स के थ्रू ये थीम्स को एक्सप्लोर किया। उनके कैरेक्टर्स अक्सर ऐसे सिचुएशंस में होते हैं जहां उन्हें अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। ये थीम्स आज के समय में बहुत रिलेवेंट है। हमारी सोसाइटी में भी ऐसे कई इश्यूज है जहां मोरल डिसीजंस काफ़ी ज़रूरी होते हैं। मंडी की राइटिंग्स हमें ये याद दिलाती हैं कि हमें अपने एक्शंस के रिपरकशंस को समझना चाहिए। अगर कोई राइटर इसे सुन रहा है तो अपनी राइटिंग स्टाइल में मंडी के कुछ एलिमेंट्स लाइए। जैसे मंडी की कहानियों में खास बात यह थी कि उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को रियलिस्टिक बनाया, जिससे उनके स्ट्रगल्स और ट्रायम्फ्स रीडर की लाइफ से आसानी से कनेक्ट हो सकती हैं। तो आज आप जो भी लिखें, अपने कैरेक्टर्स को कुछ फ्लॉज और कॉम्प्लेक्सिटीज देकर उन्हें जिंदा बना सकते हैं। उनके डेवलपमेंट पर ध्यान दें। उनके स्ट्रगल्स, उनके ट्रायम्फ्स मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस से रिलेट होनी चाहिए ताकि और इमर्सिव स्टोरी बन पाए। जैसे कि मैंने बताया कि उनके राइटिंग्स में नेचर का एक बहुत खास रोल होता था। इस अप्रोच से उन्होंने ये दिखाया है द नाइन अननोन में कि नेचर सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है बल्कि कहानी का इंटीग्रल पार्ट है। इस बुक में उन्होंने हिमालय की शान और उनकी मेजेस्टी सिर्फ सेटिंग नहीं की है, ये कैरेक्टर्स के इंटरनल स्ट्रगल्स का रिफ्लेक्शन दिखाया गया है। मंडी ने बताया कि कैसे नेचुरल एलिमेंट्स, चाहे वो एक खतरनाक स्टॉर्म हो या एक सरीन लैंडस्केप, कैरेक्टर्स के डिसीजंस और उनके इमोशनल स्टेट्स को अफेक्ट करते हैं। नेचर का ये डिपिक्शन उनकी कहानियों को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। मंडी ने दिखाया है कि एडवेंचर का मतलब सिर्फ फिजिकल चैलेंजेस नहीं बल्कि उन मोमेंट्स से भी है जब कैरेक्टर्स नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसा कि इम्तियाज अली की मूवीज में होता है। आज के समय में भी जैसे हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं, मंडी की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि नेचर का कितना वैल्यू है। अगर आप लिटरेचर के शौकीन हैं तो आप भी मंडी के काम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग जर्नी हो सकती है जहां आप उनके काम की गहराइयों में जा सकते हैं, सीख सकते हैं। उनकी कोई भी किताब अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं लिंक्स भेज सकता हूं आपको किताबों के। राइटर्स जैसे J.R.R. टोल्काइन और H.P. लवक्राफ्ट ने भी इन थीम्स को अपने काम में यूज़ किया है।
मंडी की कहानियां इस बात का प्रूफ है कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव के साथ यूनिक आइडियाज को ब्लेंड करके आप एक कंपेलिंग स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हमने टलबॉट मंडी के कुछ पहलुओं को एक्सप्लोर किया और जाना कि कैसे उनका काम सिर्फ एक हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट नहीं बल्कि एक लिविंग लेगेसी है जो आज भी लोगों को इंस्पायर करता है। आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ये ज़्यादा रिलेटेबल एक्चुअली होगा रीडर्स और राइटर्स के लिए जो टलबॉट मंडी को जानते हैं, जो उनका काम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। आई होप आपको कुछ नया सीखने मिला होगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल एपिसोड्स के लिए आप एपिसोड लिस्ट में एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपको क्या सुनना है और आप सजेस्ट कर सकते हो मुझे कि आप अगला क्या सुनना चाहते हो। सो मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। दिस इज राकेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम इंडिया अनवेल्ड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।